हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल कॉलेज एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए मॉडल पेपर लेके आया हूँ। ये बीए फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन 2023, ठीक है। पेपर पॉलिटिकल साइंस का है। फर्स्ट पेपर है फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान के मूल आधार। 3 घंटे का पेपर होगा। मैक्सिमम मार्क्स 100 हैं और पास होने के लिए मिनिमम चाहिए आपको 36 नंबर, ठीक है। तो देखिए, अब इसमें 3 पार्ट होंगे। पार्ट ए, इसमें देखिए सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न की उत्तर सीमा लगभग 20 शब्द है। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। तो इसमें आपके टोटल 10 क्वेश्चन है और प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा? 2 नंबर का होगा। इस प्रकार से पार्ट ए जो है ये 20 नंबर, टोटल 20 पूर्णांक का होगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के किन्हीं 4 प्रतिपादकों के नाम बताइए। इनके उत्तर जो है वो मैं आगे बता रहा हूँ आपको। दूसरा क्वेश्चन है, अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन। तीसरा क्वेश्चन है, मूल्य निरपेक्ष अध्ययन का क्या अर्थ है। चौथा क्वेश्चन है, न्यायिक सक्रियता से क्या तात्पर्य है। पांचवा क्वेश्चन है, जनहित याचिका से क्या तात्पर्य है। छठा क्वेश्चन है, गेरीमेंडरिंग, ठीक है। और इसके बाद में 7वां क्वेश्चन है, मार्क्स के साम्यवादी समाज की विशेषताएं लिखिए। 8वां क्वेश्चन है, किन्हीं 4 आदर्शवादियों के नाम लिखिए। 9वां क्वेश्चन है, लॉबिंग। और 10वां है, राजनीतिक विकास पर लुसियन पाई के ग्रंथ का नाम लिखिए। तो दोस्तों, सभी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अगर आप याद करके जाते हैं तो निश्चित रूप से इनमें से क्वेश्चन आएगा। तो देखिए, जो 10 क्वेश्चन दिए उनके उत्तर है अब सभी के। पहला क्वेश्चन है, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के किन्हीं 4 प्रतिपादकों के नाम बताइए। तो इसका उत्तर है, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के 4 प्रतिपादकों के नाम निम्नलिखित है। चार्ल्स ई मेरियम, हेराल्ड लासवेल, डेविड ईस्टन, जी ए आमंड। दूसरा जो क्वेश्चन है उसका देखिए, मूल्य निरपेक्ष अध्ययन का क्या अर्थ है। तो शोध की वैज्ञानिकता एवं वस्तुनिष्ठता के लिए शोधकर्ता को अपने स्वयं के नैतिक आदर्शों एवं मूल्यों से तटस्थ रहकर अध्ययन करना ही मूल्य निरपेक्ष अध्ययन कहलाता है। इसे ही मूल्य निरपेक्षता भी कहा जाता है। दोस्तों, तीसरा जो क्वेश्चन है वो है अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन। उत्तर देखिए, अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण की एक प्रमुख अध्ययन पद्धति है। अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन से तात्पर्य है कि मानव के राजनीतिक व्यवहार का अन्य सामाजिक विज्ञानों के संदर्भ में अध्ययन करना। अगला जो क्वेश्चन है वो है, न्यायिक सक्रियता से क्या तात्पर्य है। उत्तर देखिए, जब न्यायपालिका, व्यवस्थापिका व कार्यपालिका द्वारा किए जा रहे मनमाने कार्यों के विरुद्ध जनता को राहत प्रदान करने के लिए किसी विषय पर स्वयं संज्ञान लेकर दिशा निर्देश जारी करती है, तो न्यायपालिका की ऐसी कार्यवाही को न्यायिक सक्रियता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, जनहित याचिका से क्या तात्पर्य है। जनहित याचिका से अभिप्राय ऐसी याचिकाओं से है जिन्हें सामान्य हित में पीड़ित व्यक्ति के स्थान पर कोई भी व्यक्ति या संगठन एक साधारण पोस्ट कार्ड के माध्यम से दायर कर सकता है तथा जिस पर न्यायपालिका द्वारा तुरंत कार्यवाही कर न्याय प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, गेरीमेंडरिंग। देखिए, जब सत्तारूढ़ राजनीतिक पार्टी द्वारा अपने राजनीतिक लाभ के लिए निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं में इस प्रकार परिवर्तन किया जाए कि जिससे विपक्षी राजनीतिक पार्टियों को हानि हो, तो इस व्यवस्था को ही गेरीमेंडरिंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मार्क्स के साम्यवादी समाज की विशेषताएं लिखिए। तो मार्क्स के साम्यवादी समाज की निम्न 2 विशेषताएं हैं। नंबर 1, यह वर्ग विहीन, राज्य विहीन और शोषण विहीन समाज होगा। नंबर 2, इसमें प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करेगा और अपनी आवश्यकता के अनुसार प्राप्त करेगा। अगला क्वेश्चन है, किन्हीं 4 आदर्शवादियों के नाम लिखिए। तो किन्हीं 4 आदर्शवादियों या प्रत्ययवादियों के नाम निम्नलिखित हैं, कांट, हीगल, बोसांके और टीएच ग्रीन। अगला क्वेश्चन है, लॉबिंग। उत्तर देखिए, व्यवस्थापिका के सदस्यों को प्रभावित कर
अपने हित में कानूनों का निर्माण करवाना या विद्यमान कानून में संशोधन करवाना या उसे रद्द करवाना और सरकारी अधिकारियों को प्रभावित कर अपने पक्ष में निर्णय करवाना ही लॉबिंग कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, ये 2 नंबर वाला लास्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक विकास पर लुसियन पाई के ग्रंथ का नाम लिखिए। तो राजनीतिक विकास पर लुसियन पाई की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है आस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट। इस पुस्तक में लुसियन पाई ने विस्तार से राजनीतिक विकास की संकल्पना का विश्लेषण प्रस्तुत किया है। तो ये 2 नंबर वाले जो 10 क्वेश्चन थे दोस्तों वो कंप्लीट हो गए हैं। अब आपके सामने है भाग ब, पार्ट बी। देखिए, किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर लगभग 50 शब्द सीमा तक सीमित हैं। प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है। मैंने शेखावाटी विश्वविद्यालय के पैटर्न के अकॉर्डिंग ये मॉडल पेपर तैयार किया है। हो सकता है बाकी यूनिवर्सिटी का पेपर जो है वो इस पैटर्न पे नहीं हो, लेकिन क्वेश्चन जो हैं वो चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी का हो पैटर्न, लेकिन क्वेश्चन जो है वो एग्जाम की दृष्टि से सभी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। तो इसमें देखिए, पहली जो यूनिट है इसमें जो क्वेश्चन है, आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीतिक विज्ञान का क्षेत्र बताइए अथवा परंपरागत राजनीति विज्ञान की अध्ययन पद्धतियों के बारे में बताइए। दूसरी यूनिट में 2 क्वेश्चन दिए मैंने, राजनीतिक आधुनिकीकरण के लक्षण बताइए अथवा संप्रभुता के विभिन्न प्रकार बताइए। ठीक है। फिर तीसरी यूनिट जो है इसके अंदर क्वेश्चन है, अध्यक्षीय शासन की विशेषताएं बताइए अथवा एकात्मक शासन की विशेषताएं लिखिए। फिर चौथी यूनिट है उसमें न्यायपालिका की स्वतंत्रता के उपाय बताइए अथवा लोकतंत्र में दबाव समूह का महत्व बताइए। और 5वीं जो यूनिट है उसमें 9वां क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत का वर्णन कीजिए अथवा नारीवाद के विभिन्न चरण बताइए। तो दोस्तों ये 10 क्वेश्चन है, इसमें से आपको जो है वो कितने क्वेश्चन करने हैं, 5 क्वेश्चन करने हैं और प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो 4 नंबर का है। तो 5 चौके 20 नंबर का जो आपका ये हो गया, और 20 नंबर का जो है ए भाग हो गया, 20 नंबर का जो भाग ब हो गया, तो 40 नंबर का ये टोटल हो जाएगा और 60 नंबर का आपके निबंधात्मक प्रश्न आ जाएंगे इसके अंदर। तो ये जो 10 के 10 क्वेश्चन है इनका उत्तर देखिए आप, मैंने आपके सामने लिख रखा है, आप देख सकते हैं। देखिए, आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान का क्षेत्र बताइए। आधुनिक राजनीति विज्ञान का क्षेत्र पारंपरिक दृष्टिकोण की तुलना में बहुत व्यापक और यथार्थवादी है। अब राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ नहीं होता है। आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत राजनीति विज्ञान में मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार और उसको प्रभावित करने वाले गैर राजनीतिक तत्वों, नवीन अवधारणाओं एवं संकल्पनाओं, निर्णय निर्माण और निर्णय प्रक्रिया, विचारधाराओं आदि विषयों का राजनीति विज्ञान में अध्ययन किया जाने लगा है। फिर है, आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में निम्नलिखित विषय वस्तु को शामिल किया जाता है। पहला, मानव के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन। दूसरा है अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन। तीसरा है राजनीतिक प्रक्रियाओं का अध्ययन। चौथा है नवीन संकल्पनाओं का अध्ययन और 5वां है वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग। आप चाहें तो ये एग्जाम में निबंधात्मक प्रश्न आ सकता है, तो आप इन पॉइंटों का वर्णन करके इस क्वेश्चन को निबंधात्मक भी बना सकते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन है, परंपरागत राजनीति विज्ञान की अध्ययन पद्धतियों के नाम बताइए। तो देखिए, परंपरागत राजनीति विज्ञान की अध्ययन पद्धतियां निम्नलिखित है। पहली है दार्शनिक पद्धति, यह पद्धति कल्पना और आदर्श पर आधारित होती है। दूसरी है ऐतिहासिक पद्धति, इस अध्ययन पद्धति में राजनीतिक सिद्धांतों का प्रतिपादन करने के लिए इतिहास के अनुभवों का सहारा लिया जाता है। तीसरी है तुलनात्मक पद्धति, इस पद्धति में विभिन्न प्रकार की संस्थाओं और व्यवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन करके उसके आधार पर सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है। और चौथी है कानूनी पद्धति, इस पद्धति में राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन संवैधानिक कानूनों के संदर्भ में किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है वो है राजनीतिक आधुनिकीकरण के लक्षण बताइए। तो देखिए, राजनीतिक आधुनिकीकरण के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित हैं। पहला है विभेदीकरण, आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था की संरचनाओं में विभेदीकरण और विशेषीकरण पाया जाता है। दूसरा, राज्य में शक्ति का अधिकाधिक केंद्रण, राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया के कारण राज्य के कार्यों एवं शक्ति में तेजी से वृद्धि हुई है। तीसरा है समता,
राजनीतिक आधुनिकीकरण नागरिकों में समानता पर अत्यधिक बल देता है। चौथा है राजनीतिक सहभागिता में वृद्धि। तो राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया सामान्य जनता को सक्रिय नागरिक बना देती है। इसी का पांचवा पॉइंट है कानून की सार्वभौमिकता। राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में कानून की सर्वोच्चता के सिद्धांत को स्वीकार किया जाता है और बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों पर कानूनों को लागू किया जाता है। छठा, लोगों की अभिवृत्तियों और दृष्टिकोण में परिवर्तन। राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में व्यक्तियों के विचार और दृष्टिकोण में बदलाव आता है। और सातवां पॉइंट है परिवर्तन की क्षमता। राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में समाज में विभिन्न प्रकार के दबाव समूह है व हित समूह का उदय होता है जो परिवर्तन को जन्म देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, संप्रभुता के विभिन्न प्रकार बताइए। संप्रभुता के विभिन्न प्रकार निम्नलिखित है। पहला है नाम मात्र की संप्रभुता। देखिए, संविधान द्वारा शासन की संपूर्ण शक्तियां जिस व्यक्ति को प्रदान की जाती हैं और जिसके नाम पर देश के शासन का संचालन किया जाता है। दूसरा, वास्तविक संप्रभुता, जिस व्यक्ति के द्वारा संविधान द्वारा प्रदत्त शासन की संपूर्ण शक्तियों का व्यवहार में प्रयोग किया जाता है। तीसरा है कानूनी संप्रभुता। देखिए, कानून बनाने और उसका पालन कराने की सर्वोच्च शक्ति जिस सत्ता के पास में होती है। चौथी है राजनीतिक संप्रभुता। तो कानूनी संप्रभु की शक्तियों को प्रभावित और नियंत्रित करने वाली सत्ता। पांचवा है लौकिक संप्रभुता। इसका मतलब है शासन की संपूर्ण शक्तियों का जनता में निहित होना। अगला क्वेश्चन देखिए, अध्यक्षीय शासन की विशेषताएं बताइए। ये मैंने निबंधात्मक प्रश्न बना करके उसका वीडियो भी डाल रखा है, वहां भी देख सकते हैं आप। तो अध्यक्षात्मक शासन अमेरिकी संविधान की प्रमुख विशेषता है। इस शासन की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। नंबर एक ही प्रकार की कार्यपालिका होना, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में कोई संबंध नहीं होना, कार्यपालिका का निर्माण व्यवस्थापिका में से नहीं होना, कार्यपालिका का निश्चित कार्यकाल होना, कार्यपालिका का व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होना, मंत्रिमंडल में राजनीतिक सजातीयता का अभाव होना, राष्ट्रपति का नेतृत्व, प्रथम सदन को विघटित नहीं किया जाना। ये अध्यक्षीय शासन की विशेषताएं हैं। मैंने निबंधात्मक प्रश्न भी बना रखा है इसके ऊपर अलग से। एकात्मक शासन की विशेषताएं लिखिए। तो देखिए, एकात्मक शासन की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित होती हैं। पहली है एकल सरकार। देखिए, एकात्मक शासन में संपूर्ण देश के लिए एक ही राष्ट्रीय सरकार होती है। दूसरा, लिखित अथवा अलिखित संविधान। एकात्मक शासन में संविधान लिखित अथवा अलिखित किसी भी प्रकार का हो सकता है। तीसरा है शक्तियों का विभाजन नहीं। इसमें शक्तियों का कोई विभाजन नहीं होता है तथा समस्त शक्तियां राष्ट्रीय सरकार में निहित होती हैं। चौथा है लचीला संविधान। एकात्मक शासन में संविधान लचीला होता है। पांचवा है इक्कहरी नागरिकता। इसमें देश के समस्त नागरिकों को एक ही प्रकार की नागरिकता का अधिकार प्राप्त होता है। और छठा है एकल संविधान। इसमें संपूर्ण देश के लिए एक ही संविधान होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, न्यायपालिका की स्वतंत्रता के उपाय बताइए। तो देखिए, न्यायपालिका की स्वतंत्रता के निम्नलिखित उपाय हैं। न्यायाधीशों के लिए योग्यताएं, न्यायाधीशों की नियुक्ति, दीर्घ कार्यकाल और कार्यकाल की सुरक्षा, पर्याप्त वेतन भत्ते और सुविधाएं, कार्यकाल के दौरान वेतन भत्तों में अलाभकारी परिवर्तन नहीं, कार्यपालिका के नियमन हेतु कार्यप्रणाली के नियमन हेतु नियम बनाने की शक्ति, कर्मचारी वर्ग पर नियंत्रण, न्यायाधीशों को पद से हटाने की जटिल प्रक्रिया, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के नियंत्रण से मुक्ति और उन्मुक्तियां। उन्मुक्तियों का मतलब होता है विशेषाधिकार। अगला क्वेश्चन है लोकतंत्र में दबाव समूह का महत्व बताइए। तो लोकतंत्र में दबाव समूह का महत्व निम्न बिंदुओं द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। पहला है लोकतांत्रिक प्रक्रिया की अभिव्यक्ति के साधन, फिर है शासन के अनुपूरक की भूमिका के रूप में कार्य करना, सरकार और उसकी नीतियों को प्रभावित करना, सरकार की निरंकुशता पर रोक लगाना, सरकार और जनता में समन्वय स्थापित करना, सरकार और व्यक्तियों के मध्य संचार साधन के रूप में कार्य करना, व्यावसायिक प्रतिनिधित्व प्रदान करना और विधानमंडल के पीछे विधानमंडल का कार्य करना। अगर आपके पॉइंट याद हैं तो ये क्वेश्चन निबंधात्मक आ जाए तो भी इसका उत्तर आप आराम से कर सकते हैं।
अगला क्वेश्चन है कार्ल मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत को समझाइए। देखिए, पूंजीवादी व्यवस्था में शोषण को स्पष्ट करने के लिए मार्क्स ने अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। प्रत्येक वस्तु का वास्तविक मूल्य उस पर खर्च किए गए केवल श्रम के अनुसार होता है, किंतु बाजार में वह वस्तु काफ़ी ऊंचे मूल्य पर बेची जाती है और उसको बेचने से प्राप्त होने वाला अतिरिक्त धन पूंजीपति द्वारा अपने पास रख लिया जाता है। पूंजीपति द्वारा अपने पास रखा गया यह धन ही अतिरिक्त मूल्य है। मतलब अतिरिक्त मूल्य उन दो मूल्यों का अंतर है जिसे मजदूर पैदा करता है और जिसे वह वास्तव में पाता है। और लास्ट क्वेश्चन है नारीवाद की के विविध चरण बताइए। तो देखिए, पहला चरण है 1830 का दशक, जिसमें महिलाओं के मताधिकार के प्रयोग पर विशेष जोर दिया गया था। दूसरा चरण 1960 का दशक, जिसमें स्त्री पुरुष समानता पर जोर और समान कार्य के लिए समान वेतन पर जोर, इन मुद्दों पर विशेष जोर दिया गया था। तीसरा है 1980 और उसके बाद के दशक, तो इसमें नारियों की स्वतंत्र पहचान की मांग और महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया गया था। अब दोस्तों ये है पार्ट सी। इसमें देखिए किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 500 शब्दों में दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 20 अंक का है। ठीक है, तो ये निबंधात्मक क्वेश्चन है। तो प्रत्येक यूनिट से एक प्रश्न का चयन करते हुए टोटल 6 प्रश्न दिए गए हैं। इसमें आपको 6 में से 3 प्रश्न करने हैं। प्रत्येक प्रश्न 20 नंबर का है, तो 20 गुणा 3 यानी 60 नंबर का हो गया, और 20 यानी 40 नंबर के आपके भाग ए और भाग ब हो गए। इस प्रकार से टोटल जो पेपर हो गया वो 100 नंबर का हो गया, और पास होने के लिए आपको 36 नंबर चाहिए। तो निबंधात्मक क्वेश्चन मैंने बहुत इंपॉर्टेंट रखे हैं, इसमें परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। पहला क्वेश्चन है शक्ति के स्रोतों का वर्णन करते हुए शक्ति की सत्ता एवं प्रभाव से भिन्नता स्पष्ट कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत की विवेचना कीजिए। ये वीडियो में कल डाल दूंगा। तीसरा है स्वतंत्रता के मार्ग की बाधाओं का वर्णन करते हुए स्वतंत्रता के संरक्षण के उपाय बताइए। इस टॉपिक पे मैंने वीडियो डाल रखा है। ठीक है, फिर संसदीय शासन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यह अध्यक्षीय शासन से किस प्रकार भिन्न है, इस पर वीडियो बना के डाल रखा है। व्यवस्थापिका के कार्यों का वर्णन करते हुए व्यवस्थापिका की शक्तियों में हास्य के कारण बताइए। और लास्ट क्वेश्चन है मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और इतिहास की आर्थिक व्याख्या के सिद्धांतों का स्पष्ट कीजिए। तो इनमें कुछ टॉपिक जो उनके ऊपर वीडियो बना के डाल रखे हैं, बाकी जो टॉपिक बचे हैं उनके ऊपर भी मैं जल्दी वीडियो बना करके डाल रहा हूँ। कल संप्रभुता के टॉपिक पे वीडियो बना के डालूंगा। तो दोस्तों ये एक मॉडल पेपर है, और इसमें मैंने मतलब बहुत सॉलिड जो क्वेश्चन है वो दिए हैं, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है वो दिए हैं। आशा आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसका लिंक अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि नए विद्यार्थियों के पास भी हमारा चैनल जो है वीडियो पहुंच सके। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।